नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हाल ही में सरकार द्वारा कई सारे नए नियम कानून पारित किए गए हैं और इनमें से एक अपडेट सेविंग अकाउंट में पैसों के लेन-देन को लेकर भी किया गया है, जिसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि अगर आप नए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जाने-अनजाने में सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते को लेकर सरकार द्वारा जो भी अब नए लिमिट्स निर्धारित की गई है, उसे अगर आप क्रॉस कर जाते हैं तो ऐसे में आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी आ सकता है और आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 300% तक की पेनल्टी भी इम्पोज हो सकती है। सो इन सभी प्रकार की प्रॉब्लम से बचने के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बचने के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पेनल्टी से बचने के लिए आपको सेविंग अकाउंट के नए रूल्स के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति के पास कम से कम एक सेविंग अकाउंट तो अवश्य ही होता है। किसी ने एक सेविंग अकाउंट खो रखा है तो किसी ने 4 सेविंग अकाउंट खो रखे हैं। तो ऐसे में अब नए रूल्स के मुताबिक सेविंग अकाउंट में क्या लिमिट्स तय की गई है, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप नए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अधिकतम अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं, कितना पैसा आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। एक दिन में आप मैक्सिमम कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि अब नए रूल्स के मुताबिक आप एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम कितना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि आज का जो टॉपिक है यह आप सभी लोगों से जुड़ा हुआ है। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सेविंग अकाउंट के नए रूल्स के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में हमारे साथ एंड तक जरूर बने रहें। वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, तभी आप पूरी जानकारी ले पाएंगे और कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आप सभी के पास कम से कम एक बचत खाता तो होगा ही, फिर चाहे वो जनधन खाता हो, सैलरी अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो। किसी भी तरह का आपने अकाउंट खुलवा रखा है ताकि आप अपने सेविंग को उसमें इकट्ठा कर पाएँ। और ज़्यादातर लोग इसलिए भी अपनी सेविंग को सेविंग अकाउंट में रखना पसंद करते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि उनका पैसा सेविंग अकाउंट में पूरी तरह से सुरक्षित है और ज़रूरत पड़ने पर वो अपने पैसों को आसानी से निकाल भी सकते हैं। और यह बात सही भी है कि आपका पैसा सेविंग अकाउंट में सुरक्षित तो होता ही है और इसके साथ साथ सेविंग अकाउंट में आप जो भी पैसा जमा कराते हैं उस पर 3 से 4% तक का हर तिमाही पर आपको ब्याज भी मिलता रहता है। और सेविंग अकाउंट में लेन देन करना हर किसी के लिए आसान भी होता है, लेकिन लेन देन को लेकर लिमिट्स क्या हैं वो लिमिट्स भी आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर लेन देन ऑनलाइन होने लगे हैं, आप यूपीआई का इस्तेमाल करने लगे हैं। बहुत सारे नाते रिश्तेदारों का पैसा आप अपने सेविंग में ले लेते हैं। किसी दोस्त को पैसा आपको देना होता है, आप उसे सेंड कर देते हैं, फिर उससे वापस ले लेते हैं। तो आखिर इन सब की क्या लिमिट बनाई गई है सरकार के द्वारा 2025 में? अब नए रूल्स के मुताबिक आप अधिकतम कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि बैंक आपको रोकता नहीं है। आप जितना भी विड्रॉल करते हैं बैंक आपको पैसा दे देता है। अब होता क्या है कि उसके बाद बैंक तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है कि इस व्यक्ति ने लिमिट को क्रॉस किया है, इतना पैसा इन्होंने विड्रॉल किया है। इस केस में क्या होता है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी आ सकता है और ऐसे में अगर आप उसका रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 300% तक की पेनल्टी भी इम्पोज कर सकता है। इसलिए आप सभी को अपने सेविंग अकाउंट की लिमिट्स को लेकर जानकर होना बहुत ही ज़रूरी है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि अब नए रूल्स के मुताबिक आप अपने सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में यानी कि एक वित्त वर्ष में आप अधिकतम कितने रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि नए रूल्स के मुताबिक अब आप अपने सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम 10 लाख ही डिपॉजिट कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, और यह सभी सेविंग अकाउंट को जोड़ करके लिमिट बनाई गई है। सो अगर आपने अपने नाम से अलग अलग बैंक्स में मल्टीपल अकाउंट ओपन किए हुए हैं, तब भी आप अधिकतम 10 लाख ही एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि सारे जो आपके बैंक अकाउंट हैं वो आधार और पैन कार्ड से लिंक्ड होते हैं। सो अब अगर आप में से काफ़ी सारे लोग यह सोच रहे हैं कि उनके पास तो मल्टीपल सेविंग अकाउंट है, तो ऐसे में आप किसी अकाउंट में 10 लाख डाल देंगे, किसी अकाउंट में 5 लाख डाल देंगे और किसी अकाउंट में 3 लाख डाल देंगे और आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़रों से बच जाएंगे। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं।
आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़रों से बिल्कुल भी नहीं बच सकते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम सेंट्रलाइज़र है, आधार पैन से जुड़ा हुआ है, पैन मोबाइल से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के आप बच नहीं पाएँगे। आपको जो लिमिट दी गई है उसे आपको पूरी तरह से फ़ॉलो करना ही पड़ेगा। फिर चाहे आपके 10 सेविंग अकाउंट हो या 20 सेविंग अकाउंट हो या 1 सेविंग अकाउंट हो, अधिकतम आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख ही जमा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप जमा करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी मिल सकता है और आपके ऊपर 300% तक की पेनल्टी भी इम्पोज हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह सीमा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, यानी जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं। जो लोग ऑलरेडी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उनके पास अपनी इनकम का प्रूफ है, वो लोग ज़्यादा अमाउंट भी जमा कर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जो लोग आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं, उनके लिए लिमिट 10 लाख की निर्धारित की गई है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एक दिन में आप अधिकतम कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो लिमिट बनाई गई है वो है 2 लाख रुपए, यानी आप अधिकतम एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं बैंक में। और अगर आप 2 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट कराना जाएंगे बैंक में, तो आपसे सबसे पहले पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी ली जाएगी, फिर ही आप 2 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट कर पाएंगे। इस केस में भी आपको बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिल सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन है, जैसे कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, आप वो पैसा जमा कर रहे हैं, उस स्थिति में आपको नोटिस नहीं मिलेगा। इसके अलावा मान लीजिए आपने कोई लैंड अपनी सेल करी है, कोई आपने अपनी प्रॉपर्टी सेल करी है, उस केसेस में भी अगर आपको नोटिस मिलता है तो आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं कि आपने हाल ही में कोई लैंड या प्रॉपर्टी बेची है। बस आपके पास सबूत के तौर पर प्रॉपर्टी के पेपर जरूर होने चाहिए। यदि आपने प्रॉपर्टी के दस्तावेज संभाल करके रखे हुए हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो ऐसे में आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आ भी जाता है तो आप उनका रिप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम कितने रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी करवा सकते हैं, क्योंकि आज के समय में हमारे देश में हर व्यक्ति एफडी पर बहुत ही अधिक भरोसा करता है और हर व्यक्ति ने अपनी सेविंग का कुछ ना कुछ हिस्सा एफडी में ज़रूर निवेश करके रखा होता है, क्योंकि एफडी में जमा किया गया पैसा पूरी तरह से हम लोग सुरक्षित मानते हैं और इसमें हमें ठीक ठाक 6 से 7% का रिटर्न भी मिल जाता है। तो ऐसे में हमारे देश के ज़्यादातर लोग एफडी में निवेश करना ही पसंद करते हैं। सो अगर आप रेगुलर एफडी करवाते रहते हैं, अपनी छोटी बचत को एफडी में इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो आपको इसकी लिमिट के बारे में जानकारी होना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सरकार द्वारा इस पर भी लिमिटेशन लागू कर दी गई है। सो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आप एक फाइनेंशियल ईयर में कैश जमा करके मैक्सिमम 10 लाख की ही एफडी करवा सकते हैं। अगर आपके पास पहले से पैसा आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है और आप उन पैसों से ही एफडी करा रहे हैं, तो इस केस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जो पैसा आप कैश में जमा करके एफडी करते हैं, सिर्फ उसकी लिमिट 10 लाख निर्धारित की गई है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी एक अप्रैल से 31 मार्च तक, और यह भी सभी बैंकों को जोड़ करके निर्धारित की गई है। फिर चाहे आपने 5 अलग अलग बैंकों में एफडी खुलवा कर रखी हो या पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट खुलवा रखा हो, इन सभी अकाउंट की लिमिट आपकी यहाँ पर इंक्लूड कर ली जाएगी कि आपने अधिकतम कितने रुपए की एफडी करवाई हुई है सभी बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में। इसकी सीमा जो रखी गई है वो अब नए रूल्स के मुताबिक मैक्सिमम 10 लाख रखी गई है। इससे ज़्यादा अगर आप लिमिट की एफडी एक फाइनेंशियल ईयर में कैश डिपॉजिट करके करवाते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी मिल सकता है, आपसे जवाब मांगा जा सकता है और आपको उसका रिप्लाई सही तरीके से विद प्रूफ देना पड़ेगा, क्योंकि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसर होते हैं वो इतने सरल नहीं होते हैं कि आप उन्हें कुछ भी समझा देंगे और वो समझ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, आपको उन्हें पूरी तरह से विद प्रूफ सेटिस्फाई करना होता है। वो आपसे पूछ कर के ही जाएंगे कि यह जो आपकी इनकम है वो कहाँ से हुई है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप आईटीआर फाइल क्यों नहीं करते हैं। ये सारे सवालों के जवाब आपको वहाँ पर उन्हें देने होंगे। यदि आप उन्हें सेटिस्फाई कर देते हैं तभी वो आपको छोड़ेंगे, अदरवाइज अगर आप किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अधिकारियों की तरफ से 300% तक की पेनल्टी इम्पोज कर दी जाएगी। सो दोस्तों अब जान लेते हैं कि आप कितने रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी भी लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 10 लाख ही निर्धारित की गई है। इससे ज़्यादा अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं
तो फिर दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी मिल सकता है। आपके ऊपर प्लेंटी पोच हो सकती है। यह नियम भी उन लोगों पर ही लागू है जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, यानी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं। जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़्यादा पैसा भी एक फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉ कर सकते हैं। मगर इस केस में भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त यह बताना पड़ेगा कि आपने उन पैसों का क्या किया है। अगर आपने विड्रॉ किए गए पैसों से कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वो आपको उसके बारे में जानकारी देनी होगी। और हाँ, हो सकता है कि आपका कोई ऐसा बिजनेस हो जहाँ पर आपको ज़्यादातर कैश में ही डील करना पड़ता हो, तो उसकी जानकारी भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त दे सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं और आप 10 लाख से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में कैश विड्रॉ करते हैं, तो इस केस में आपको अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ जाता है और आप अपना सोर्स नहीं बता पाते हैं कि आपने उन पैसों का को कहाँ पे खर्च किया, तो इस केस में भी आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। अब जान लेते हैं कि आप एक दिन में अधिकतम कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं। सो इसकी भी लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 2 लाख ही निर्धारित की गई है। जिस तरह से 2 लाख डिपॉजिट करने की एक दिन की लिमिट तय की गई है और यह भी सभी बैंक अकाउंट को जोड़ करके रखी गई है। सो ऐसे में अगर आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती भी है तो आप पहले से ही टुकड़ों में विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए करके आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप इकट्ठे 10-15 लाख या उससे भी ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं एक ही दिन में, तो इस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे हमारे व्यूअर्स काम से यह सवाल ज़रूर होता है कि हम अपने बचत खाते में मिनिमम कितना पैसा रख सकते हैं ताकि हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस हमें ना आए। सो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका सेविंग अकाउंट है, आपकी मर्ज़ी आप जितना पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रखना चाहें उतना रख सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इस पर इनकम टैक्स या भारत सरकार के द्वारा कोई भी नियम नहीं बनाए हुए हैं कि एक व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकता है। हो सकता है कि आप अपने सेविंग को, अपनी बचत को पिछले 10 सालों से, 20 सालों से, 25 सालों से अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर रहे हो। तो ऐसे में अगर आपके सेविंग अकाउंट में लाखों रुपए पड़े भी हुए हैं, तो इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो लिमिट बनाई हुई है कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम 10 लाख से ज़्यादा का विड्रॉवल नहीं कर सकते हैं और एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। इस लिमिट को अगर आप क्रॉस नहीं करते हैं, तो आप अपने सेविंग अकाउंट में जितना चाहे उतना पैसा रख सकते हैं। इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका सेविंग अकाउंट है, जितना मर्ज़ी चाहे आप पैसा रख सकते हैं। आप 1 करोड़ भी रख सकते हैं, 2 करोड़ भी रख सकते हैं। अपने सेविंग अकाउंट में इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आप यूपीआई के माध्यम से कितना पैसा सेंड कर सकते हैं, कितना रिसीव कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर एनपीसीआई के द्वारा ऐसी कोई लिमिट नहीं बनाई गई है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से कितना पैसा ले सकते हैं और कितना दे सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको नॉर्मली लिमिट बता देता हूँ कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में, हालाँकि ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है, कोई नियम नहीं है, लेकिन मेरा जो अनुमान है वो आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा सेंड कर देते हैं या 10 लाख से ज़्यादा रिसीव कर लेते हैं, यानी आपका जो टेन्योर है वो 10 लाख को क्रॉस कर जाता है, तो इस केस में आपको जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से परेशानी हो सकती है। आपको जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर आपके सेविंग अकाउंट का टेन्योर 1 साल में 10 लाख को क्रॉस करता है, तो आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। सो इस केस में भी आपको जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ-साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी नोटिस मिल सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि आप इतने हाई वैल्यू के ट्रांज़ैक्शन क्यों कर रहे हैं? आप ये पैसा कहाँ भेज रहे हैं? अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो आपसे यह सवाल जवाब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पूछे जा सकते हैं। हाँ, अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना चाहे उतना अमाउंट यूपीआई के माध्यम से आप भेज सकते हैं। आपसे जवाब माँगा जाएगा तो आप रिप्लाई कर देंगे। आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, आप बता देंगे। आप कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, वो आपसे पूछा जाएगा, आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आपका 10 लाख से ज़्यादा का यूपीआई में लेन-देन हो रहा है, तो आपको आईटीआर फाइल करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस ना आए। सो आज की वीडियो में
बस इतना ही आशा करता हूँ कि आपको सेविंग अकाउंट के नए रूल्स के बारे में प्रॉपर जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो या आप इसके बारे में कोई और जानकारी लेना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की जानकारी अगर आपके लिए थोड़ी-सी भी हेल्पफुल रही हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और इस जानकारी को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँच सके। और जाते-जाते आप सभी से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो नीचे आ रहे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे सभी आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखें, खुश रहें। नमस्कार।